हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो में आप सभी को एमपेट एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो सिखाने जा रही हूँ। सो आज का जो मेरा सेशन है वो है 11th एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को रिसर्च मेथड्स सिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली हम सभी लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड सर्वे रिसर्च मेथड डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है रिलेवेंट टू दीज रिसर्च मेथड्स वो क्लियर हो जाएगी एंड एज वेल यू विल गेट द आइडिया कि एग्जामिनेशन में आपको किस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं रिलेवेंट टू दिस टॉपिक। ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है बिकॉज एमपेट एग्जामिनेशन में द पार्ट 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जिसके लिए 50% स्कोर्स है एंड इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एमपेट एग्जामिनेशन देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स हासिल करने। सो विद दिस कोर्स आप सभी लोग एमपेट एग्जामिनेशन को गारंटीड पास कर सकते हो। ओके, सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज इन दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ है एंड एज वेल यू विल गेट फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ मिलता है एंड ऑल ऑफ दीज स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव 10 मॉक टेस्ट लाइक दिस एंड एक ही मॉक टेस्ट में 40 एमसीक्यूज़ है। सो ओवरऑल इसमें आपके 400 एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। विद दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो सारे टॉपिक्स को एंड 80% एमसीक्यूज़ आपको इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एमपेट एग्जामिनेशन। ओके, और ये जो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ओके, ये सारे के सारे टॉपिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में है इन योर एमपेट एग्जामिनेशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन द कंप्लीट कोर्स सेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स। एंड जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी तो देती ही है बट स्टेप बाय स्टेप आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन टीम गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड every step of your PhD program. Okay, so let us start with our today's session. Now the question 1 is which of the following are types of error in survey research, यानी कि इनमें से कौन से सर्वे रिसर्च के टाइप्स ऑफ एरर्स है। सो बेसिकली हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर मेंशन किए हैं। सैम्पल एरर है, सोर्स एरर है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, डेटा कलेक्शन एरर एंड डेटा प्रोसेसिंग एरर। सो स्टूडेंट्स सर्वे रिसर्च में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एंड वी सेंड सच क्वेश्चन टू द रिस्पॉन्डेंट्स एंड रिस्पॉन्डेंट्स हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट्स ऑल एंड दैट्स वाई इन द सर्वे रिसर्च मोस्टली सैम्पल जो है उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। आई मीन टू से कि कितने सारे पार्टिसिपेंट्स है आपके रिसर्च में, कितने सारे पार्टिसिपेंट्स ने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, कितने सारे पार्टिसिपेंट्स ने नहीं किए। सो बेसिकली सैम्पल रिलेवेंट जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इफ़ उसमें कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है देन इट कुड बी एन एरर। देन डेटा कलेक्शन में भी एरर आ सकती है, मतलब जो जितने भी सारे रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं पार्टिसिपेंट से, सो दोज रिस्पॉन्सेज एंड एज वेल डेटा प्रोसेसिंग एरर भी आ सकती है। ओके, डेटा प्रोसेसिंग एरर भी आ सकती है, मतलब डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगर डेटा को प्रोसेस करने में अगर कोई एरर आती है, कोई मिस्टेक्स वहाँ पे होते हैं देन इट कुड बी एन एरर। अगेन देर आर अगेन मोर एरर्स जैसे कि पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर भी आ सकती है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर। ओके, then next is selection error, okay, sample frame error, data processing error. So basically students यहाँ पे जो sample frame error and selection error, both of these are relevant to the sample errors only
देन पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरर यानी कि द टारगेट पॉपुलेशन दैट यू चूज टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन योर रिसर्च स्टडी. सो बेसिकली अगर टारगेट पॉपुलेशन में भी अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो देन ऑब्वियसली इट कुड बी एन एरर फॉर यू. एंड एज वेल डेटा प्रोसेसिंग की एरर आती है, डेटा कलेक्शन की एरर आती है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ 4, दैट इज़ ADE ओनली, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सैम्पल एरर ये एक एरर आ सकती है, देन डेटा कलेक्शन एरर आ सकती है, एंड डेटा प्रोसेसिंग एरर आ सकती है. ओके, इन द सर्वे रिसर्च. सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे एरर्स मैंने मेंशन किए हैं इन सर्वे रिसर्च, आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग दिस इन योर book ताकि you can you can take out notes from this. Okay, in descriptive research the primary data can be obtained through. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम प्राइमरी डेटा को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. प्राइमरी डेटा यानी कि द फर्स्ट यूज़र डेटा, और ऐसा डेटा जो जहाँ पे जो बनता है वहाँ से ही उसको लेना, दैट इज़ नथिंग बट द प्राइमरी डेटा. मतलब द डेटा विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रेशली and the data which is prepared by the first user only, that is the primary data. Okay, so whether it is observation method or direct communication with respondents in form or another, then personal interview or all of the above. So students, जो descriptive research method है basically इसमें हम सभी लोग characteristics को और describe करते हैं. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की भी हो सकती है. इट कुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या फिर कोई सिचुएशन हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फैक्ट हो. ओके, किसी की भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ हाउ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाउ दिस इज़ हैपेंड. ओके, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट्स इट. Okay, and that's why in the descriptive research there are lots of data collection methods, and उसमें से सबसे पहला है observational method. And observational method से mostly हमें यहाँ पे quantitative data मिलता है, basically the data in the form of the numericals. Okay, then second data collection method over here is survey, जो कि मैंने आप सभी को अभी बताया in this video. देन थर्ड डेटा कलेक्शन मेथड इज़ केस स्टडी. सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक ही इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं बेसिकली. एंड द फोर्थ वन इज़ पर्सनल इंटरव्यू. सो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. एंड फिफ्थ वन इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सो बेसिकली डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है, एक्चुअली डायरेक्ट कम्युनिकेशन ट्रिगर्स द थिंग दैट वी आर रियली वांट टू डू इन द रिसर्च. मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन होती है विद इन द डायरेक्ट कम्युनिकेशन. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है एंड वहाँ पे अगर कोई आदमी ऑर्डर्स दे रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू नो कि ये आदमी कौन है, हु इज़ गिविंग द ऑर्डर्स, एंड दिस इज़ नथिंग बट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑर्डर्स वो आदमी दे रहा है. सो दिस इज़ एक्चुअली द डायरेक्ट कम्युनिकेशन. मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ओनली द डायरेक्ट कम्युनिकेशन. ओके, सो यहाँ से भी आपको information मिलती है, and that's why the correct answer for this question is 4, that is all of the above, because इनमें से सभी डेटा कलेक्शन मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एंड ऑल ऑफ दिस डेटा कलेक्शन मेथड्स आर द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स. मतलब ये सब जितने भी मैंने मेंशन किए, ऑब्जर्वेशनल, सर्वे, इंटरव्यू, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, केस स्टडी, ये सभी बेसिकली प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है. ओके, the conclusions or findings of which type of research cannot be generalized to other situations. Okay, so इनमें से कौन सा research method ऐसा है जिसके conclusions और findings हम लोग दूसरे किसी situations के ऊपर generalize नहीं कर सकते. Okay, सो हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. सो बेसिकली जो भी पास्ट में हुआ है, सो वी वांट टू विजुअलाइज एवरीथिंग जो पास्ट में हुआ है बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल रिसर्च. एंड एज वेल पास्ट में जितने भी सारे लोग थे जो अभी भी है हमारे पास, सो उन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में क्या हुआ था. सो बेस्ड ऑन दीज पास्ट इवेंट्स हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लगते हैं, एंड हम लोग प्रेजेंट के ऊपर भी स्टडी करते हैं बेस्ड अपॉन द पास्ट इवेंट्स. Okay, this is nothing but the historical research.
फंडामेंटल रिसर्च यानी कि प्योर रिसर्च. सो बेसिकली इन द फंडामेंटल रिसर्च हम लोग थियोरी को फॉर्मुलेट करते हैं. बेसिकली वी वांट टू एक्सपांड आवर नॉलेज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक इन द फंडामेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हम लोग कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में उसको जान सके, उनको टेस्ट कर सके ताकि हम लोग ये कर सके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट विद इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है उसको टेस्ट करते हैं. ओके. एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं. सो बेसिकली अगर किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो देन उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो हम लोग किसी दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बिकॉज वी आर गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दो सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती है. देयर कुड बी सम लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम एंड दैट्स वाई हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ के फाइंडिंग्स दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते. जैसे कि हम लोग ये हिस्टोरिकल रिसर्च में कर सकते हैं, हम लोग फंडामेंटल रिसर्च में तो कर ही सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो हम लोग ये कर ही देते हैं बिकॉज विदाउट जनरलाइजेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूरा नहीं होता है. Okay, and that's why here the correct answer is second, that is descriptive research. What does descriptive research include according to Van Dalen? Okay, so basically according to Van Dalen descriptive research में क्या क्या आता है. Okay, what there is in the descriptive research according to Van Dalen. So whether there is survey studies, whether there is interrelationship studies or whether there is developmental studies or whether there are all of these studies. So basically जो descriptive research में research है उसमें 3 types of studies आते हैं and उसमें से पहला study है survey टाइप स्टडी. एंड व्हाट इज़ सर्वे टाइप स्टडी हम लोग ये देखा था स्टूडेंट्स कि इसमें हम लोग क्वेश्चनेयर बनाते हैं एंड बेसिकली ये क्वेश्चनेयर हम लोग रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर करते हैं. सो यहाँ पे शेयरिंग सिस्टम ऑनलाइन भी हो सकती है एंड एज वेल ऑफलाइन भी हो सकती है या फिर फ़ोन के थ्रू भी हो सकती है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हमें रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चनेयर्स एंड यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. ओके, एंड दैट्स वाई ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न होते हैं बिकॉज वी वांट दैट participants should give the relevant responses for the open ended questions. Okay, then second one is that developmental study. Okay, developmental study. So developmental study में हम लोग अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ कैसी डेवलप होती है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ओके, उसको हम लोग स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, हाउ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू डेवलप. सो फ्रॉम इट्स फ्रॉम अ स्मॉल सेल, राइट, वो ऑर्गेनिज्म फॉर्मुलेट होता है फ्रॉम अ इनिशियल स्मॉल सेल. सो ईच एंड एवरी स्टेजेस को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. मतलब दिस इज़ बेसिकली द डेवलपमेंटल स्टडी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हो रहा है. एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ में अगेन 2 पार्ट्स आते हैं, मतलब 2 स्टडीज़ आते हैं. उसमें से पहला है longitudinal study and second one is cross sectional study. Okay, cross sectional study. And the third study in the descriptive research is interrelationship studies. So इसका मतलब होता है कि देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं. सो वैसे ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग थियोरी का भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना इस्तेमाल हम सभी लोग फैक्ट्स का करते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई फैक्ट्स एंड थियोरीज ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है.
ओके मतलब ओनली फैक्ट है एंड थियोरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है. बेसिकली फैक्ट जो हम लोग बताते हैं विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द थियोरी, एंड जो थियोरी हम लोग बताते हैं और बनाते हैं विच इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड. एंड दिस इज़ नथिंग बट द इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, यानी कि दोनों के बीच में भी रिलेशन है, मतलब फैक्ट एंड थियोरी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वैन डेलन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये तीनों प्रकार के स्टडीज़ होते हैं, जैसे कि सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ 4, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज. The directors of a graduate program in educational research wish to see what types of job their graduates take after they finish their program. Okay, and they randomly sample students from the program and have them fill out questionnaires with items asking about the types of jobs they have had. They also are asked to describe the roles they play in their current positions. This project is best described as having what kind of objective? ओके, सो बेसिकली एक डायरेक्टर है ग्रेजुएट प्रोग्राम का, एंड वो जानना चाहता है कि जब भी उसके स्टूडेंट्स जब भी ग्रेजुएट होते हैं, ओके, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन उनको किस प्रकार के जॉब्स मिलते हैं मार्केट में, एंड एज वेल ही वांट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कि वो किस प्रकार के रोल्स करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो डायरेक्टर है ही वांट्स द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डेटा ओवर हियर, कि किस प्रकार का जॉब्स है मार्केट में, एंड रोल्स क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर जॉब रोल. ओके, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टर को डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डेटा चाहिए, एंड दैट्स वाई द ऑब्जेक्टिव जो होगा यहाँ का वो क्या होगा, ऑब्वियसली ही वांट्स द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डेटा. That's why the correct answer over here is 1, that is descriptive. So this project is best described as having what kind of objective? Descriptive objective. Because अगर अगर उसको और डिस्क्रिप्टिव डेटा नहीं चाहिए होता है, देन हाउ और व्हाई ही विल डू द क्वेश्चनेयर्स, एंड व्हाई ही विल आस्क हिज स्टूडेंट्स कि किस प्रकार का जॉब आप कर रहे हो, एंड व्हाई ही वांट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल्स. सो बेसिकली ही वांट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ डेटा. प्रेडिक्टिव टाइप ऑफ डेटा तो यहाँ पे आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चनेयर्स हो रहे हैं, सो प्रेडिक्शन तो आएगा नहीं. एंड एक्सप्लेनेटरी जो डेटा होता है, इसमें बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्यों है. बट इस एग्जाम्पल में हम लोग वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप एग्जामाइन नहीं कर रहे. वी ओनली वांट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब डिटेल्स, दैट्स इट. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. Which among the following is a valid criticism of experimental method in social sciences? Okay, so इनमें से कौन सा experimental method in social sciences का valid criticism है? So whether it is impossible to conduct in social situation, or artificiality of laboratory condition, or unavailability good experiments in social sciences, social research problems cannot be studied experimentally. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो क्रिटिसिज्म होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड का वो ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ दैट आर्टिफिशियलिटी. ओके, आर्टिफिशियलिटी. सेकेंड क्रिटिसिज्म इज लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, लैक ऑफ रैंडम sampling. And third criticism is triviality. Okay, triviality. So basically students, valid criticism का मतलब होता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है एक्सपेरिमेंटल मेथड में. ओके, और इसकी वजह से यू कैन से कि वेरिफिकेशन में और रिजल्ट्स बताने में प्रॉब्लम्स आ सकती है जब भी आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिसर्च करते हो. सो ये सोशल साइंसेज हो या फिर नेचुरल साइंसेज हो, इनफैक्ट हम लोग सोशल साइंसेज में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ नेचुरल साइंसेज में ही करते हैं, वी कैन डू इट इन सोशल साइंसेज एज वेल. ओके, एंड दैट्स वाई आर्टिफिशियलिटी यानी कि आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में
कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स हो जाते हैं. मतलब आई वांट टू से दैट कि काफ़ी सारे एनवायरमेंट्स एक्सपेरिमेंटल में ऐसे होते हैं, मेथड में ऐसे होते हैं कि जो हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं. एंड दैट्स वाई जो चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है उनको हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल साइंसेज में नेचुरल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज हियर वी थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विथ सोसाइटी, एंड ये सब चीज़ें नेचुरली ज़्यादा होती है. एंड दैट्स वाई जब भी आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्रिएट करते हो, देन जब भी आप वेरिफिकेशन करते हो उस समय इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है एंड वेरिफिकेशन हम लोग नहीं कर पाते. दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मिस्टेक, और दिस इज़ वन ऑफ द यू कैन से कि प्रॉब्लम ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज. एज वेल अगर लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग हो देन इसकी वजह से बायस क्रिएट हो जाता है. दिस कुड बी अनदर प्रॉब्लम, एंड एज वेल ट्रिवियलिटी भी आ सकती है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, दैट इज आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन. दिस कुड बी द वन ऑफ द वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज. देखो सोशल सिचुएशन में हम लोग कर सकते हैं रिसर्च, ऐसा कुछ है नहीं कि वी कांट डू दिस. सो पहला तो एलिमिनेट हो गया. अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइंसेस, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट ऑल. ओके, ये सही नहीं है, बिकॉज हर समय ऐसा नहीं होता है. इन सम केसेस हम लोग गुड एक्सपेरिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं वाइल डूइंग रिसर्च ऑन सोशल साइंसेस. एंड एज वेल सोशल साइंस रिसर्च प्रॉब्लम्स कैनॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली, ऐसा भी कुछ है नहीं. एक्चुअली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली भी सोशल प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें भी. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड. द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़, नाउ यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेजेस हमें मेंशन किए हैं ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एंड हमें सीक्वेंसली उन सारे स्टेजेस को लगाना है. सो बेसिकली लेट अस सी कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें पहले दिए हैं. सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग, देन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और रिजल्ट्स. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द रिसर्च टाइप्स स्टेजेस सिमिलर ही होते हैं, बट कभी कभार थोड़े फार वेरिएबल्स उसमें आते हैं. इट and these variations because of the different types of research, okay, and different types of objectives they have and the way that we do them. ओके, सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग. मतलब आपको किस सेटिंग में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना है वो पहले सिलेक्ट करो, किस एनवायरनमेंट में आपको करना है रिसर्च उसको देखो. देन आफ्टर दैट चूज़ द प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. ओके, सबसे पहले आप बनाओ डिज़ाइन को और मेकअप द आउटलाइन कि किस आउटलाइन के साथ आप रिसर्च करोगे आगे का. देन नेक्स्ट वन इज़ दैट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. ओके, मतलब आप वेरिएबल्स को असेस करो, देखो कि किस वेरिएबल्स के ऊपर आपको स्टडी करना है, किस वेरिएबल को मैनिपुलेट करना है, किस वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करना है. सो डू दिस, दैट इज़ नथिंग बट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. देन योर नेक्स्ट स्टेप शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके, मतलब अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब आपके पास दो यहाँ पे ग्रुप्स होंगे, एक होगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सो जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनके ऊपर यहाँ पे अब आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. ओके, एंड द लास्ट स्टेप शुड बी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. एनालिसिस एंड interpretation of results. Okay, this should be your last stage. Okay, that's why the correct answer over here is 3, that is A, D, B, C, E. Okay, A पहला आएगा, D second, B third, C fourth and E at the last. Okay, which of the following are the means of control in experimental research? So इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल के मीन्स है, मतलब इनमें से कौन से वेज से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ला सकते हो. कंट्रोल इज़ नथिंग बट द कंट्रोल ग्रुप्स. सो बेसिकली हम लोग कंट्रोल ग्रुप्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हम लोग कंट्रोल करते हैं
मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ताकि यहाँ पे कोई भी बायस ना हो, और ताकि हमारे जो रिसर्च के जो रिजल्ट्स है वो हमें काफ़ी अच्छे मिले, वेरीफाइड रिजल्ट्स मिले, एंड वी शुड बी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव द ट्रू रिजल्ट्स। ओके, एंड वैलिडेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, एंड दैट्स वाई वी शुड कीप ऑन कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसे कौन से टेक्निक है जहाँ से आप लोग इतने सारे कंट्रोल्स ला सकते हो? So controlling physical settings, choice of participants, statistical analysis, focusing on short-term effects, side tracking of causal factors. So students, experimental research में काफ़ी सारे ways होते हैं जहाँ से आप काफ़ी सारे चीज़ों को control कर सकते हो, and those are random assignment of subjects to groups, यानी कि randomly आपको participants को यहाँ पे choose करना है. So this is called as the choice of participants, your option B here. Okay, choice of participants. Then second one is methods for controlling situational variables. Okay, methods for controlling situational वेरिएबल्स. सो और जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है. सो बेसिकली जो फिजिकल सेटिंग्स होती है उसको आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे. ओके, जितनी भी सारी फिजिकल सेटिंग्स है उसको आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे. दिस इज नथिंग बट मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द सिचुएशनल वेरिएबल्स. ओके, एंड योर थर्ड मेथड शुड बी अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. ओके, अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई हम लोग खुद उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे आप लोग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का एप्लीकेशन कर सकते हो इन सच केसेस. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, होल्डिंग इंटरवेनिंग वेरिएबल कांस्टेंट. मतलब जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, ओके, उसकी जो वैल्यू होती है वो आप कांस्टेंट रखते हो. And next one is method of using subjects as their own controls. मतलब subjects को आप ऐसे assign करते हो कि subjects खुद ब खुद उनके ही controls हो जाते हैं. Okay, and the next one is, and the last one is method of counterbalancing. Okay, method of counterbalancing. So basically counterbalancing का मतलब होता है कि आप आप एक ही ट्रीटमेंट और बहुत सारे ग्रुप्स को आप एक ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, एंड दिस इज नथिंग बट द काउंटर बैलेंसिंग. मतलब सभी ग्रुप्स को आप एक ही ट्रीटमेंट बार बार प्रोवाइड करते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें काउंटर बैलेंसिंग हो जाता है, एंड इन दैट केस यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स. सो इतने सारे मेथड्स है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टू कंट्रोल द एवरीथिंग इन योर रिसर्च, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज वन, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली. बिकॉज यहाँ पे देखो जितने भी मैंने शुरुआत में मेंशन किए, यानी कि कंट्रोलिंग फिजिकल सेटिंग्स, देन चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये तीनों भी ऐसे मेथड्स है जिनकी वजह से और जिनकी मदद से आप कंट्रोल ला सकते हो while doing the experimental research. Okay, next is, in which of the following research methods process of hypothesis testing optimally safeguards the role of extraneous variables. सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आप जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के रोल होते हैं उनको आप सेफगार्ड कर सकते हो. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं इनको एक्चुअली रिसर्चर स्टडी नहीं करना चाहता है. ही बेसिकली डज नॉट वांट टू स्टडी देम, बट बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, जो रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसमें कुछ ना कुछ तो इसकी वजह से मिस्टेक्स होने लगते हैं, एंड दैट्स वाई वी शुड कंट्रोल दीज एक्सट्रानियस वेरिएबल्स. एंड दैट्स वाई ये जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स अगर हमें कंट्रोल करने हैं, देन ऑब्वियसली जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हाइपोथेसिस इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट जो कि बहुत ही प्रेडिक्टिव होता है, एंड एज वेल दिस इज़ द स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दैट्स वाई व्हाइल डूइंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग सिर्फ उन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करते हैं. सो वहाँ पे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स की कोई भी बात आती ही नहीं है.
all of you getting? And that's why here the correct answer is second, that is experimental method, because hypothesis testing का जो part है वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा experimental method में ही आता है, because without hypothesis testing experimental method is incomplete. Okay, and that's why here the correct answer is second. एंड जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है, बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू और सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड, बट ओनली द डिफरेंस इज दैट कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में हम लोग जो फैक्ट हो चुका है, ओके, उसके जो कॉजेस है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम लोग वाकई में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उनका इफेक्ट देखते हैं, व्हाट इज़ दैट. सो हम लोग वाकई में यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. Okay, so this is the major difference between them, and I have told you what is a historical method and what is descriptive survey method earlier in this video. Okay, that's why here the correct answer is second. Creating purpose statements, okay, research questions and hypotheses that are narrow and measurable would mark the characteristic फीचर्स ऑफ विच रिसर्च टाइप. सो देखो, पर्पस स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना, दिस इज फर्स्ट. देन रिसर्च क्वेश्चंस को क्रिएट करना, हाइपोथेसिस को बनाना, ओके, मतलब नैरो हाइपोथेसिस को बनाना, एंड एज वेल यू नो मेजरमेंट्स भी करना. ओके, ये चारों भी किस प्रकार के रिसर्च के फीचर्स है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. सो वेदर दे आर यू नो फीचर्स ऑफ नरेटिव रिसर्च, ethnographic research, grounded theory research और experimental research. So students, narrative research जो है इसमें जो लोगों के experiences होते हैं, ओके, व्हाट दे एक्सपीरियंस, व्हाट दे टॉक, हाउ दे बिहेव, ये सब चीज़ें एक यू नो एक स्पेसिफिक वर्डिंग फॉर्मेट में हम लोग यू नो देते हैं और देखते हैं और उनको हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली. एंड दिस इज़ नथिंग बट द नरेटिव रिसर्च. ओके, एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द सोसाइटी, और एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती है और एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी होती है उसको स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी कल्चर क्या है, उसको ये यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टडी करना चाहता है. एंड फॉर दैट पर्पज़ रिसर्चर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में इन्वॉल्व होता है, उन लोगों के साथ रहता है, एंड यू नो दैट थिंग विल बी ईजी फॉर हिम और हर, ताकि वो उनके कल्चर को जान सके. ग्राउंडेड थियरी रिसर्च इज़ द रिसर्च मेथड जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली थियरी को बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं. ओके, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आई नो ऑल ऑफ यू नो दैट अंटिल नाउ. एंड बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड विदाउट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ नथिंग. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे हाइपोथेसिस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड हियर द हाइपोथेसिस शुड बी यूनिक एंड अप टू द पॉइंट, बिकॉज हाइपोथेसिस से ही हम लोग काफ़ी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे लाते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई द हाइपोथेसिस शुड बी नैरोवर ओवर हियर. ओके, नैरोवर मीन्स दैट इट शुड बी यूनिक, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि बहुत डिस्क्रिप्शन है लाइक दैट. ओके, एंड एज वेल हाइपोथेसिस इज मेजरेबल, मतलब हमें उसको टेस्ट भी करना आना चाहिए. एज वेल इट शुड हैव अ पर्पस स्टेटमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होता है, इट शुड हैव दैट प्रॉब्लम, इट शुड हैव अ प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन. ओके, दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्वेश्चन में बताए गए हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर इज 4. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड एज वेल सर्वे रिसर्च मेथड. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल द टॉपिक इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, मतलब ये समझने में बहुत ज़्यादा ईजी है. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी in the comment box.